नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं केदार गुप्ता जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो जय में। जोहार। और कुछ लाइनें मैं केदार गुप्ता जी के लिए कहूँगी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में वापसी में एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सदैव वो एक प्रखर प्रदेश प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते चले आए हैं और अब अगर मैं बात करूं तो वो एपेक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिना समय ज़ाया किए मैं आगे बढ़ती हूं और उनसे सबसे पहला सवाल लूंगी कि सर कैसा लग रहा है आप? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और सरकार ने दी है, जो सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक जुड़ती है और एक बहुत बड़ा विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने विश्वास किया, बहुत बड़ी बात है और हम कर्मठता के साथ, पूरे निष्ठा के साथ इस काम में लगे हैं और जो अपेक्षाएं सरकार को और संगठन से इस पद के लिए उसे ज़रूर पूरी करेंगे। केदार जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू की है और किस नेता से सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली आपको? मैं 1989 में जैसे कॉलेज से आए और बैठे तो मोहल्ले होते थे, मोहल्ले में पार्टे में बैठ के मतदान के दिन नज़ारा देखते रहते थे। तो देख रहा था तो कांग्रेस और उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावी थी। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक टेबल लेकर बैठा था और उसके पास ज़्यादा कुछ लोग थे नहीं, तो कांग्रेसी लोग उनको आकर गिरा दिए, उनकी टेबल को गिरा दिए। मैं बोला यार ऐसे क्यों करते हो, ये भी मोहल्ले के हैं, बैठे नहीं है। बोले भाजपा का है, यहाँ से अकेला बैठा है, कल इसके बाद 10 बैठेंगे। मेला नहीं, अब ऐसे मत करो। मैंने उठा के उनकी कुर्सी लगाई, वो बैठ गए। फिर थोड़ी देर में कुछ वैसे हुजूम आ गया, कुछ जाति विशेष के लोग थे, फिर उनके साथ वैसा किया। तो मैं बोला अब इसका टेबल तो तेरे घर के सामने लगेगा। अच्छा। और उनका टेबल कुर्सी उठाया और उसके घर के सामने ले जाकर लगाया। वो मेरा राजनीति में पहला दिन था। ओके। और फिर उसके बाद ऐसा लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी है जो एक राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, जो भारत देश की संस्कृति है, हिंदू संस्कृति परंपरा, उसको पूरी निष्ठा के साथ और पारदर्शिता के साथ उसका पालन करती है। तो मुझे ऐसा लगा कि राजनीति के क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे तो हमारा जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है वो राष्ट्र सेवा में जाएगा, हिंदू संस्कृति में जाएगा। तो इसमें काम करना चाहिए। देखिए, मैं फिर उसके बाद पढ़ा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। मैंने देखा कि उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की भी बलि दे दी। किस लिए? कि राष्ट्र अक्षुण्ण रहे और गरीब कल्याण की योजना नीचे तक पहुंचती रहे। मैं अगर बात करूं राष्ट्र अक्षुण्ण रहे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका हम नारा लगाते हैं जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर में परमिट तोड़कर वो अंदर जाने का ऐलान किया और आंदोलन किया, वो गिरफ्तार हुए और उनको पता था कि कांग्रेस उन्हें ख़त्म कर देगी। तो बाकी लोगों को उन्होंने पठानकोट से वापस भेज दिया था। उनको ये संदेह था कि हम सब की हत्या वहाँ हो जाएगी। तो उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कहा आप जाओ, प्रचार करो, मैं बाकी लोगों को लेकर और परमिट तोड़ने का आंदोलन करूंगा, आप इसकी चर्चा दिल्ली करो। तो पठानकोट से वापस जब उनको पता था, संदेह हो गया था, फिर भी मेरा प्राण जाए, मेरे साथियों का प्राण बच जाए, और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वो परमिट तोड़ने निकल गए। जब मैं इन चीज़ों को पढ़ा तो मैं अभी भी बोलता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि हमारे जो पुरोधा हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की देश के लिए। वैसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक गरीब को कल्याण की योजना पहुँचे और वो दरिद्र नारायण ही हमारे भगवान हैं, ऐसा उनका भाव था। और उन्हें पूरा जीवन एक धोती कुर्ता और झोले पे एक फटा कुर्ता ये लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो ऐसे महानुभावों के जीवनी को जब मैं पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, रुकना नहीं चाहिए। आज तो प्राण देना नहीं है जी।
आज तो समय देना है। तो उनके वो तो भावों दिया को जा लेकर सकता है। मैं आज भी डिबेट करता हूँ तो मेरे पीछे बैकग्राउंड में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही फोटो है। केदार जी, आपके हिसाब से राजनीति में कितना संघर्ष है, और क्या ये ज़रूरी है कि अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो किसी मुकाम तक पहुँचे ही, क्योंकि अगर मुकाम तक नहीं पहुँचेंगे तो क्या संघर्ष पूरा नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर और बहुत कार्यकर्ताओं से मिलकर बनती है। जैसे कोई एक मशीनरी में है जो पार्ट दिखता है, कुछ पार्ट नहीं दिखता है, पर वो जो पार्ट नहीं दिख रहा है उसके नहीं रहने से वो मशीन चलेगी नहीं। वो वैसे ही है, जैसे हमारा शरीर है, आँख देखती है, मस्तिष्क में संदेश देती है, मस्तिष्क निर्णय लेता है कि आगे चलना है, आम दिख रहा है, पैर आगे जाता है, हाथ आम को तोड़ता है और फिर खाता है, पेट सारे शरीर में उसे पहुंचाता है। तो ये जैसे एक शरीर की प्रक्रिया है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इसी प्रक्रिया में काम करती है। जो जिसका काम है वो काम करता रहता है, फेस कोई भी हो, सवाल उसका नहीं होता। राष्ट्रवाद, हिंदू संस्कृति और गरीब कल्याण, ये सब के लिए हम लोग समर्पित हैं, चाहे कोई पद प्रतिष्ठा मिले ना मिले। एक मनुष्य के नाते मन में दुख होता है, पीड़ा होती है, कुछ भाव जागृत होते हैं, पर जब वो जीवनी याद आती है तो ऐसा लगता है नहीं, मार्ग तो वही ठीक है। छत्तीसगढ़ के अगर बात करूं तो मौजूदा सामाजिक परिदृश्य में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है अभी हाल में? देखिए, सामाजिक समरसता सबसे आवश्यक है। जब हम राष्ट्रवाद की बात को लेकर चर्चा करते हैं तो राष्ट्र ही एक वाद होता है, राष्ट्र ही एक समाज होता है, और सारे समाजों को मिलकर पहले यह तय करना चाहिए कि राष्ट्र सर्वप्रथम। जहाँ तक सामाजिक समरसता का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लाइन दी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो निश्चित रूप से वो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलना चाहती है। कांग्रेस ने राजनीतिक वोट बैंक के लिए मुसलमान भाइयों के बीच में ये पहले अफवाह उड़ाई थी कि ये सबको लेकर नहीं चलते और ये समाज को और धर्म को अलग दृष्टि से देखते हैं। पर आयुष्मान कार्ड की योजना 5 लाख की सारे मुसलमान भाइयों को मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना सारे मुसलमान भाइयों को मिल रहा है। डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक के यहाँ मुख्यमंत्री रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, सारी योजनाएं मुसलमान भाइयों। तो अब वो समाज में भी पता चल रहा है कि अगर कोई पार्टी किसी को साथ लेकर चल रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए जो चैलेंजेस थे वो हमारी नीति और नियत और दृढ़ इच्छा शक्ति से काफ़ी हद तक हम उसके पास पहुंच गए। नहीं तो कांग्रेस सफल हुई थी कि वो विद्वेष पैदा करे, पर अब ऐसा नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है सबको साथ लेकर चलना चाहिए। मन के एक समान का सूत्र भी छत्तीसगढ़ के संतों ने दिया है। सोशल मीडिया पर आप काफ़ी मुखर रहते हैं, इससे कभी पार्टी के बीच या फिर आपके नेतृत्व को लेकर मतभेद की स्थिति आई? नहीं, वैसे नहीं आई, बट भूपेश बघेल जी का जब शासन था तो बीरनपुर में जो घटना हुई थी, हत्या हुई थी युवक की, उसमें जब हम लोगों ने सोशल मीडिया में लिखा था तो हमारे खिलाफ हेट स्पीच का केस दायर करने का प्रयास, 4-4, 5-5 FIR खाली उसी नाम से है कि बहुत एक्टिव है, ये हुआ था। तो जो विपक्षी है उनको तकलीफ होती है, पर समाज और जनता साथ में होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने कामों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। और जब आप एक सच्चाई के साथ और निर्भीकता के साथ काम करते हैं तो जनता और पार्टी उसका सम्मान करती है। जिस पर आक्रमण करते हैं तो निश्चित रूप से उनको दुख होता है और वो कानून का दुरुपयोग करने का प्रयास करके दबाते हैं, पर उनके दबाने से कोई दबने वाला नहीं है। भविष्य में केदार जी खुद की भूमिका को कहाँ पर देखते हैं, संगठनात्मक नेता या चुनावी चेहरा? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक परिवार में काम कर रहे हैं। तो जो हमारे संरक्षक होते हैं, अभिभावक होते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, वो लोग इस बात को तय करते हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या काम करूँगा। इसलिए मुझे उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो देह सामने है, जो जिम्मेदारी सामने है, उसका पूरी निष्ठा के साथ, पूरे फर्ज कर्तव्य के साथ और मैक्सिमम आउटपुट हम क्या दे सकते हैं उसकी चिंता करते हैं। कल क्या होगा ये नेता लोग जानेंगे। राजनीति में सिद्धांत बनाम सत्ता को आप कैसे प्राथमिकता देंगे? देखिए, अपने सिद्धांतों को परिपालित करने के लिए और अपने सिद्धांतों को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए
सत्ता बहुत आवश्यक है। तो जब अगर जनता हमें सत्ता प्राप्त करती है तो भरपूर उपयोग करके जनता की सेवा करना चाहिए। जो मैंने कहा, हमारे पार्टी का प्रमुख उद्देश्य गरीब कल्याण और विकास, समग्र विकास है, उसकी चिंता करना चाहिए। और 24/7 में कहता हूँ, एक मिनट भी और एक क्षण भी जाया नहीं करना चाहिए, जितना उपयोग हो सकता है। क्योंकि सत्ता में एक बड़ा नेटवर्क होता है, हम बैठकर योजनाएं बना सकते हैं गरीबों के कल्याण की, विकास की। जो आप देखिए, मोदी जी कहाँ से कहाँ देश, कहाँ 10वीं आर्थिक व्यवस्था था, कहाँ चौथे में पहुंच गया, चौथी सैन्य व्यवस्था है। और आप छत्तीसगढ़ प्रदेश को देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो क्या आलम था, और आज कैसे हंसी खुशी से हम सब बैठे हैं, किसान लहला रहे हैं, युवाओं के पास काम है, महिलाओं का महतारी वंदन से सम्मान हो रहा है। तो फर्क तो है कि अपने सिद्धांत को परिपालित करने के लिए, उस पर काम करने के लिए सत्ता एक बड़ा माध्यम है। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है सरकार में रहने की, उन्हें 24 घंटा काम करना चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए, ताकि तेज़ी से विकास हो और गरीबों का कल्याण हो, ताकि उनका लाइफ स्टाइल जो स्टैंडर्ड है वो आगे बढ़े। एक व्यापारी से राजनेता तक का सफ़र कैसे तय किया? घर परिवार चलाने के लिए व्यापार जरूरी है, और उसके साथ साथ अपने कामों को देखते हुए मैं किराना का व्यवसायी गोल बाज़ार में रहा, फिर होटल और रियल एस्टेट का काम किया। और उसके साथ साथ होटल और रियल एस्टेट को इसलिए चूज़ किया कि उसमें समय मिलता है कि हम राजनीति में काम कर सकें। हम कोई एक दुकान रखें तो उसमें बैठना 24 घंटा अनिवार्य हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये करना है। जब मैंने ये सब पढ़ा है, इतनी जीवनी पढ़ी है, तो अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने पहले होटल का बिज़नेस चूज़ किया, फिर रियल एस्टेट में गया। बच्चे काम को देखते हैं, साथ में मैं कृषि का काम भी करता हूँ, क्योंकि कोविड एक आपदा में अवसर जिसे कहते हैं। तो सब कुछ बंद था, घर में बैठे रहते थे। तो सेजवार में खेती है, तो 25 एकड़ में मैंने केले की खेती शुरू की। सुबह से चले जाते थे कोविड काल में, और वह अभी तक कर रहा हूँ, जो बहुत सफलतापूर्वक और एक बहुत अच्छा कृषि का कार्य है। हरा भरा दिखता है, और केले के लिए छत्तीसगढ़ की भूमि और जलवायु बहुत अनुकूल है। भाजपा में अलग अलग पदों पर रहकर काम करने का अवसर आपको मिला, कैसा रहा पूरा अनुभव? देखिए, राजनीति का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इसमें अनुभवी कार्यकर्ता भी होते हैं, ऊर्जावान कार्यकर्ता भी होते हैं। जो हमारे नए साथी आए हैं, उनको बड़ी जिज्ञासा भी होती है राजनीति को समझने की। और ये तीनों कैटेगरी, इसका जब मिश्रण करके हम काम करते हैं तो एक बड़ी सफलता दिखती है। मैं व्यापार प्रकोष्ठ में रहा तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, देखिए बड़ी साधारण सी बात है कि राजनीति में कोई छूट जाता है, किसी का चयन होता है। तो जो वरिष्ठ अनुभवी लोग छूट गए थे, मैं प्रदेश का दौरा करता था तो ध्यान रखता था, ये ज़िले में ये हैं, ये ज़िले में ये हैं। उसके साथ कुछ लोग रहते थे जो ऊर्जावान हैं, जिन्हें काम करने की बहुत इच्छा और जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है। और तीसरे जो होते हैं, जो नए आते हैं, जो जिज्ञासा रहती है मन में। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने व्यापार प्रकोष्ठ को आगे बढ़ाया। और मुझे ऐसा लगता है कि उस काल में मैं 3 बार व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष रहा, 2 बार उसके पहले प्रदेश का महामंत्री रहा। हमने एफडीआई के लिए और कई चीज़ों के लिए दिल्ली कूच किया। और व्यापार प्रकोष्ठ, जिसको एक ऐसा प्रकोष्ठ मानते थे कि काम कम है, मैं 1500 लोगों को लेकर दिल्ली गया, और पूरा व्यवस्थित, सबका बर्थ, सबका रिजर्वेशन, आना जाना, 5 ट्रेन से गए, सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उस फील्ड को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, उसके टूल्स क्या हैं, मतलब हमारे कार्यकर्ता कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो सबका जब समावेश करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कार्य की सफलता कार्यकर्ताओं के आधारित होती है। और मिश्रण जब होता है तो चीज़ें बहुत अच्छी बनती है। केदार जी, जैसे कि मैंने मेंशन किया था पहले ही शुरू में, और फिर से ये बात मैं पूछना चाहूँगी सवाल के तौर पे, कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी के समय आपने एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और उस दौरान आपके नज़रिए से क्या लगता है, सबसे बड़ी रणनीति क्या रही जिसकी वजह से भाजपा को सफलता मिली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य है। जब वो समाज में जाता था, देखता था विकास नहीं हो रहा है, ठीक है आगे हो जाएगा, पर जब थोड़े थोड़े दिनों बाद ये कांग्रेस का जो वातावरण था, एक कुशासन मैं कहूँगा, और जनता के बीच में एक भय का वातावरण बन गया था कि बाहर निकलेंगे तो क्या कोई पर्स छीन लेगा, कि कोई मोबाइल छीन लेगा, कि चैन स्नैचिंग हो जाएगी, कि कोई चाकू मार देगा, कि हत्या कर देगा। एक
डर का वातावरण बन गया था। तो कार्यकर्ता जागृत हुआ कि उसका काम है कि एक जनता को सही सरकार देना चाहिए, उसका ये फर्ज है, वो जागृत हुआ। इसके बाद जैसे हम लोगों ने विधानसभा के दौरे किए और नीचे गांव तक गए तो पता चला वो 11 लाख जो प्रधानमंत्री आवास आने थे वो आए नहीं। और जो गरीब का हक था छत्तीसगढ़िया का कि उसको आवास मिलता, वो मिला नहीं। वो लगातार, और किसानों को 4 किस्तों में पैसा, बारदाने की उपलब्धता नहीं, तो किसान महतारी सारे लोग परेशान थे। तो मन में एक जज्बा था कि नहीं, इसे बदलना चाहिए, जनता व्यतीत है, जनता की सेवा करनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने जो कुछ लीडर्स को भेजा, जैसे मैं कहूँगा कि हमारे संगठन के लोग आए, मंत्रीगण आए, और उनका जो मार्गदर्शन रहा और जो चाक चौबंद व्यवस्था बनी, वो एक अपने आप में मील का पत्थर साबित हुई कि उन सबका संबल मिला और जो योजना रचना बनाई गई वो सीधा टारगेट को हिट करने में सफल हुई। इसमें सब चीज़ का मिश्रण था। एक आवाज़ की बहुत बड़ी बात, अपराध बहुत बड़ा था, भ्रष्टाचार तो हर जगह था, शराब घोटाले को लें या कोयला घोटाले को लें, वो सारे, मतलब जब रक्षक ही भक्षक बन गए थे, आईपीएस और आईएएस इन्वॉल्व हो गए थे, लीडरशिप की तो बात छोड़िए, एक भय का वातावरण था। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे भयावह स्थिति होती है जब रक्षक भक्षक बन जाए। और ये स्थिति छत्तीसगढ़ में थी और जनता ने पूरा साथ दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये परिवर्तन होना जनता के कारण, जनता की परेशानियों के कारण तय था, और वो परिवर्तन हुआ। कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भी, और हम डरे नहीं। मेरे ऊपर ही 5 FIR है, हेट स्पीच का केस है, मानहानि का केस किया गया। महादेव सट्टा ऐप में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, आप लोग थे उस समय, तो मानहानि का नोटिस आया, पर डरे नहीं। क्यों? क्योंकि वो गलत कर रहे थे। और निश्चित रूप से सभी को न्यायपालिका पर विश्वास है कि ठीक है, आप केस दर्ज कर सकते हो, पर कोर्ट में जाएंगे तो हम छूटेंगे। हम जनता की आवाज़ बन रहे हैं, कोई हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, समाज के लिए लड़ रहे थे, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए लड़ रहे थे, डरे नहीं। बहुत पुलिस ने दबाव बनाया, बहुत दबाव बनाने का प्रयास किया, गिरफ्तारी की बात हुई, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का साथ था, सहयोग था, संबल था, नेताओं का साथ था, कोई नहीं डरा, सारे लोग लड़ते गए। टिकट वितरण को लेकर हमेशा टिकट बांटने के समय आपके नाम की चर्चाएं होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण की वजह से फिर टिकट आपको मिल नहीं पाती। इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, एक तो पार्टी जो निर्णय लेती है वो सही होता है, और दूसरा, हम लोग धार्मिक हैं, सनातनी हैं, तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने हर किसी को एक काम नियत करके भेजा है, और जो वो नियत करके भेजा है यहाँ वो काम करने को मिल रहा है। तो किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ईश्वर पर पूरा विश्वास है, पार्टी पर पूरा भरोसा है कि मुझे जो जिस लायक वो समझते हैं उस काम में आगे बढ़ाते हैं। मन की इच्छा होती है, निश्चित रूप से होती है, और वो स्वाभाविक भी है कि जिस क्षेत्र में आए हैं तो प्रयास ये होता है कि एक अवसर वो भी मिलना चाहिए। पर मैं निश्चित रूप से धार्मिक और अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, इसलिए धर्म पर, ईश्वर पर पूरा भरोसा है। उन्हें जो लिख कर भेजा है वो होके रहेगा, और पार्टी के नेता जहाँ मुझे उपयुक्त समझेंगे वो जरूर जिम्मेदारी देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य एपेक्स बैंक का अध्यक्ष आपको बनाया गया है। पहले तो ये बैंक अन्य बैंकों से अलग कैसे है, और इसका अध्यक्ष होना कितना जिम्मेदारी भरा है? देखिए, अन्य बैंकों से अलग इसलिए है क्योंकि ये सहकारिता का क्षेत्र है और सीधा किसानों से जुड़ा है, जो शॉर्ट टर्म लोन विदाउट इंटरेस्ट देने का काम करता है, और किसानों के बीच ये सुविधा आसानी से, पारदर्शिता के साथ पहुँचे, ये सुनिश्चित करता है। इसके साथ इसमें सोसाइटीज़ है जो खाद का वितरण करती हैं और धान की खरीदी करती हैं, जो बहुत आवश्यक काम है क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, 2058 सोसाइटियाँ हैं, 345 बैंक की ब्रांचेस हैं, एक बड़ा नेटवर्क है और सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये सहकारिता का विषय है, और सहकारिता समृद्धि माननीय अमित शाह जी ने जो अभी नया विभाग माननीय मोदी जी की सरकार में ही बनाया, सहकारिता मंत्रालय, और उसमें काफ़ी काम हो रहा है। पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम हो रहा है, सारी चीज़ों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अभी माननीय विष्णुदेव साय जी ने घोषणा की है 3100 रुपये में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो प्रत्येक किसान को एक बड़ी राशि मिल रही है। वो राशि के लिए उनको बैंक में लाइन लगानी पड़ती, क्योंकि एक साथ किसान पैसे लेने के लिए आते हैं। तो अभी हमने बनते ही ये व्यवस्था बनाई है कि रुपए डेबिट कार्ड जिसमें 25,000 पहले ले सकते थे, अब 40,000 ले सकेंगे, और वो ATM पूरे देश के किसी भी बैंक से वो जाकर वो पैसे निकाल सकते हैं। अब उनको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है।
और वो डेबिट कार्ड हमारे 11 लाख वितरित हुए थे। हमने टारगेट रखा है कि हर महीने 2 लाख कार्ड जारी करेंगे, ताकि नवंबर आते तक 21 लाख कार्ड हमारे सारे किसान भाइयों को मिल जाए। इसमें केसीसी कार्ड भी शामिल है, उसका भी वो उपयोग कर सकते हैं। और एक बड़ी व्यवस्था माइक्रो एटीएम, जो सोसाइटी है 2058 सोसाइटी, उसमें एक माइक्रो एटीएम है। किसान उससे भी पहले 10,000 निकाल सकते थे, अब 20,000। मतलब आपके गांव में ही बैंक सोसाइटी में है, उस सोसाइटी से ही पैसा निकाल सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को उनकी उपज का धन जब वो चाहेंगे जब मिलेगा, जैसे चाहेंगे वैसा मिलेगा, जहां चाहेंगे वहां मिलेगा। एपेक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? बस प्राथमिकताओं पे काम हो रहा है कि किसान को सही समय में उनको खाद का वितरण हो जाए। खाद हमें मार्केट से आती है, मार्केट से मिल जाए। और जो धान की खरीदी है उसमें किसान भाइयों को परेशान ना होना पड़े, पीने के पानी की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, छांव हो, ये सारी चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार की किसान भाइयों को परेशानी ना हो, वो आएँ तो एक सम्मान का अनुभव करें, गर्व का अनुभव करें कि ये सोसाइटी मेरी है। मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ कि एक आत्मीयता का भाव होना चाहिए कि ये सब हमारे हैं, हम सब इनके हैं। छत्तीसगढ़ की सहकारी बैंकिंग प्रणाली में राजनीति का असर हो रहा है? देखिए, क्योंकि शासन से संबंधित है, पार्टियां अपॉइंट करती है, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पुट होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें टेक्निकली थोड़ा साउंड और अधिकारियों को रखने की ज़रूरत है जो प्रोफेशनली इसको डील कर सकें। और हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जो प्रोफेशनली अधिकारी हैं वो बोर्ड में शामिल होना चाहिए, ताकि बैंकिंग की जो व्यवस्था है, सहकारिता के साथ बैंकिंग के जो मायने हैं, वो बैंकिंग के मायने बैंक में दिख सकें। सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ा विषय है सहकार से समृद्धि। और इसमें 53 प्रकार के काम अभी अमित शाह जी ने दिए, जिसे जेनरिक दवा की दुकान खोल सकते हैं, गोडाउन बनाकर किराए से दे सकते हैं, गैस एजेंसी ले सकते हैं, पेट्रोल पंप ले सकते हैं, राइस मिल खोल सकते हैं। तो ये सारे काम हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको 1 साल के अंतराल में ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि जो सोसाइटीज़ हैं वो समृद्धि की ओर आगे बढ़ रही हैं। व्यापार जगत से जुड़े हुए व्यापारियों की सरकार से हमेशा नाराज़गी रहती है। बीजेपी सरकार को लेकर व्यापारियों का आपके पास किस तरीके का और कैसा फीडबैक है? देखिए, व्यापारी वर्ग हमेशा, सबका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है, पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नियम और अनुशासन के साथ काम करती है। इसलिए ऐसा लगता है कि व्यापारियों को लगता है कि वो बंद से रहे हैं, पर जब दूरगामी परिणाम वो देखते हैं कि देश आज 10वीं अर्थव्यवस्था से चौथी हो गया, तो व्यापारियों का लाभ है, व्यापारियों के कारण लाभ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अंत है, जहाँ मंजिल में पहुँचते हैं, तो उसमें व्यापारी बड़ा प्रसन्न होता है। थोड़ा सा दूर से आप लोगों को दिखाना पड़ता है कि अच्छा हो रहा है। नहीं, दूर से नहीं, नजदीक से ही फील करते हैं। चौथी अर्थव्यवस्था है तो सबके नजदीक है। आज फंडिंग आप देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर आप बात करो तो 2014 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, कैश क्रेडिट लिमिट जो होती है व्यापारी की, वो उसमें वो 18% लेते थे। आज बैंक में वो बैंक वाला 9.5% बोलता है तो व्यापारी बार्गेनिंग करता है, नहीं 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 नहीं, दूसरा बैंक 8.5 दे रहा है। तो कहाँ 18% और कहाँ 9%। ये भारतीय जनता पार्टी है। आप देखें तो दूरगामी परिणाम जो है वो व्यापारी वर्ग के हित के लिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। व्यापारी अलग कहाँ है? अगर देश की अर्थव्यवस्था को, रीढ़ को मजबूत करना है तो उसके लिए तो अर्थव्यवस्था को मजबूत कराने वाला व्यापारी और उद्योगपति है। हमारा किसान भाई है जो अनाज पैदा करता है। तो सबको मिलकर, सबको लेकर चलते हैं। पर क्षणिक ऐसा आवेश मन में आता है, अरे ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया। पर जब उसके परिणाम देखते हैं कि ये इसलिए हुआ है, तो सबको बहुत खुशी होती है। आज भारत का नाम विश्व में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और बहुत मेहनत करके मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बन जाएंगे। व्यापारी, उद्योगपति, किसान भाई, सबका इसमें साथ होगा। एक अंतिम सवाल लूँगी मैं कि क्या प्रदेश संगठनात्मक स्थिति को आप कैसे आंकते हैं प्रदेश की, और क्या कैडर मजबूत है या प्रचार? कैडर बहुत मजबूत है और वो मजबूत कैडर का ही प्रचार हो रहा है। दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है। ये जो प्रचारित हो रहा है वो सही है, क्योंकि कैडर मैंने कहा नीति, नियत और इच्छा शक्ति। राजनीति में ये 3 चीज़ें जहाँ पर है वहाँ कहीं फेल्यूर नहीं दिखता।
आप अपने सिद्धांतों के साथ कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, काम करना है आपको। आपकी नीति साफ है कि समाज कल्याण का काम करना है और आपकी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है कि ये इसका हक है, ये इसको मिलना चाहिए। गरीब की कल्याण की योजना होनी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास गरीब को मिलना चाहिए, आयुष्मान कार्ड गरीब को मिलना चाहिए, महतारी वंदन योजना का लाभ महतारियों को मिलना चाहिए, सस्ते अनाज की दुकान में 1 रुपये 2 रुपये किलो में चावल मिलना चाहिए। तो तकलीफ कहाँ है? आप देखें, ये सारी योजनाएं हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के मस्तिष्क में नहीं आई, किसी ने ये योजनाओं का लाभ कभी गरीबों को नहीं दिया। पर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा कि गरीबों का साथ, गरीबों के कल्याण के लिए हम काम करेंगे, देश का समग्र विकास करेंगे। जो आज बहुत कम समय 2014 से जो ये रास्ता शुरू हुआ, आज आप देखें 2025, 11 सालों में भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये थे हमारे साथ एपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता। एपेक्स बैंक के अध्यक्ष के अलावा बहुत सारे पदों पर ये पहले से ही पदोन्नत हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और इसके साथ ही बीजेपी की वरिष्ठ नेता भी हैं, जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता वापसी में अपनी बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एपेक्स बैंक की कार्यप्रणाली को हमने इनसे समझा कि किस तरीके से आने वाले समय में बहुत ही सरलीकरण करके किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो लगातार जो केदार गुप्ता जी हैं वो कार्य कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में समय देने के लिए। नमस्कार।